दोबारा इन्वेस्ट कर देता था, फिर आते थे फिर इन्वेस्ट कर देता था, मतलब 5,000 रुपये उसके ओनर एवरेज लगे ही रहते थे। उसको ऐसा लगा कि मैं अब चाट पापड़ी की दुकान भी साथ में खोल लेता हूं, क्योंकि छोले भटूरे तो सब सुबह सुबह खाते, मैं चाट पापड़ी शाम को बेचूंगा। अब बताना वो पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है और चाट पापड़ी की दुकान भी खोल रहा है। तो बताओ इस केस में उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटे ज्यादा होगी, बेटे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी पहले के कंपैरेटिवली। पहले 5,000 रुपए लगते थे, अब तो बेटे मैं कहता हूं 3,000 पापड़ी के लिए लगेंगे, तो टोटल तो 8,000 रुपए लगेंगे। अब चाट पापड़ी की दुकान की रेडी लगाए या ना लगाए, उसकी वजह से 3,000 रुपए एडिशनल वर्किंग कैपिटल लग गया। तो बेटे ये भी तो जेब से गया। आप मुझे बताओ, आप टच स्क्रीन के जब मोबाइल फोन्स लेते हो और जब आपके पास पुराने मोबाइल फोन्स थे, बेटे चार्जिंग ज्यादा कहाँ करनी पड़ती है, बार बार कहाँ करनी पड़ती है? मुझे तो लगता है बेटे टच स्क्रीन के मोबाइल फोन्स में चार्जिंग ज्यादा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एक पुराना एसेट चला रहे थे और उस एसेट में आप 50,000 यूनिट बनाते थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आप नया एसेट लेंगे और नए एसेट की स्पीड ज्यादा है, तो 80,000 यूनिट बन जाएंगे। तो बेटे आप बताइए, यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल लगी थी और यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल लगी है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, नए एसेट में पुराने से कुछ ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी बनाने की क्षमता ज्यादा है। तो बेटे मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल पहले थी, तो अब है 1,50,000 की। तो बेटे इंक्रीज कितना हो गया? 50,000। बेटे 50,000 रुपीज विल बी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, विल बी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और बेटे ये इनकर करने पड़ेंगे, इसलिए आउटफ्लो में ऐड किया है। बेटे आप भूपेश आनंद की क्लास में बैठे हो, एक एक वर्ड का मतलब आना चाहिए, एक एक वर्ड समझना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे हो गए, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, रिप्लेसमेंट डिसीजन की बातें कर रहा हूँ, केस स्टडीज बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चाहता तो मैं क्वेश्चन करा के खत्म भी कर सकता था क्लास, नहीं बेटे प्यार किया, बेटे प्यार किया तो पूरा करूंगा बेटे, दिल की बात बता रहा हूँ आपको। तो बेटे मैं लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, टैक्स सेविंग on statutory reserves, tax saving on statutory reserves। बेटे पहली बात मैं बताऊंगा, रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूशन और appropriation ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन है या एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट्स के, दैट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज नहीं है। तो बेटे एंट्री क्या होती है? आप अभी तक जनरल एंट्री क्या पास करते आए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। बेटे रिजर्व्स का मतलब क्या है? एक जेब से पैसे निकालना, दूसरी जेब में डाल देना, कोई खर्चा नहीं है। जैसे आप बड़े सारे रिजर्व्स बनाते हैं, कैसे? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वगैरह वगैरह। तो बेटा होता क्या है, जब एक कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है और उसमें प्रॉफिट निकालती है और प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर कर देती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो बेटे यहाँ से कुछ रिजर्व्स ट्रांसफर कर देती है, तो रिजर्व्स को लेस कर देती है बेटे, और फिर लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूँ,
रिजर्व्स दो तरह के होते हैं बेटे. रिजर्व्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. रिजर्व्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के बेटे. एक नॉर्मल रिजर्व्स जिसको हम जनरल भी बोलते हैं, और दूसरे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स. स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बेटे स्टैट्यूटरी कौन से होते हैं? दोज रिजर्व्स which are allowed to be those reserves which are allowed to be created by law. स्टैट्यूटरी लॉ के हिसाब से जिनको बनाया जाता है उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, टी डेवलपमेंट अकाउंट रिजर्व. बेटे बड़े सारे रिजर्व ऐसे हैं जो लॉ कहता है कि आप इनको बनाएं और उसी पर्पस के लिए यूज करें जिसके लिए बनाया गया है. जैसे मैं कहता हूँ टी डेवलपमेंट अकाउंट रिजर्व है, तो बेटे जो कंपनियां चाय बागानों में काम करती हैं उनके बेटे चाय के पेड़ भी होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो हर 2-3 वर्ष के बाद खराब हो जाते हैं और उनको वो पौधे दोबारा लगाने पड़ते हैं. अब बेटे आप ये बताओ कि अगर हम उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो वो दोबारा शायद ना भी लगाएं. और बेटे उनसे टैक्स लेके भी हमने क्या करना है सर? हमने इकोनॉमी की डेवलपमेंट ही तो करनी है. तो हम चाहते हैं कि आप क्या करो, अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा आप रिजर्व में डाल दो और उस रिजर्व को 8 साल के अंदर अंदर उस पर्पस के लिए यूज करना. और जो रिजर्व में तुम डालोगे तुम्हारा एक्चुअली में खर्चा नहीं है, लेकिन हम मानेंगे कि वो आपका खर्चा है. हम कौन? हम डिपार्टमेंट कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बनाएगा, जो हम रिजर्व कहेंगे वही बनाएगा, और अगर उसकी वो शर्तें पूरी कर देगा तो हम उस रिजर्व को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने देंगे. एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसने कहा पता नहीं क्या बोल गया मास्टर. मैंने कहा स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कैन बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब तो उसको नींद इतनी आ गई, उसने कहा फर्क क्या पड़ता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करें या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करें. बेटे बीकॉम पास वाले को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सीएस बनने वाले हो, आपको जरूर फर्क पड़ेगा. क्यों? क्योंकि बेटे जो आप टैक्स कैलकुलेट करोगे वो कहां से करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट से होता है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से होता है? बताओ जरा. जैसे मैं लिखता हूं जी बाय सेल्स 1 लाख रुपए, टू वेरिएबल कॉस्ट 50,000 रुपए. आप बताइए, मैं आपके सामने 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूं. यहां पर भी बाय सेल्स 1 लाख रुपए, टू वेरिएबल कॉस्ट 50,000 रुपए. अगर मैं कहता हूं कि आप स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बना दो और आप बना सकते हो 10,000 रुपए का, मान लेते हैं, और यहां नहीं बना पाए और टैक्स रेट है बेटे 30% का. जरा सभी बच्चे मुझे कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, कसम होगी अगर ना किया तो. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर कैश इनफ्लो. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश इनफ्लो. बेटे 50,000 तो बिफोर टैक्स है, 15,000 का टैक्स है,
35,000 का आफ्टर टैक्स है। वो बेटे 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 35,000 रुपए ही कैश इनफ्लो है। तो बेटे दूसरे केस में आप देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 रुपए, टैक्स, अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेटे 40,000 रुपए, टैक्स 12,000 रुपए, आफ्टर टैक्स 28,000 रुपए। और बेटे कैश इनफ्लो क्या होती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश। बेटे रिजर्व तो नॉन कैश आइटम है, तो मैं कर रहा हूं जी 28 जमा 10 38,000। अब बेटे रिजर्व से पैसे बाहर बिल्कुल नहीं जाते। मैं फिर कह रहा हूं, रिजर्व से मेरी जेब से पैसे बाहर नहीं जाएंगे। देख लीजिए, क्योंकि रिजर्व तो एक जनरल एंट्री है, इस जेब से निकाला और दूसरी जेब में डाल दिया। इस जेब से पैसे मैंने निकाले, ये निकाले यहां डाल दिए, ये लो डाल दिए। पैसे तो मेरे पास ही है ना, पैसे कहीं गए तो नहीं ना। मैंने कहा इसको बोलते हैं रिजर्व, तो पैसा जाता कहीं नहीं है। लेकिन बेटे अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दे तो उससे टैक्स बच जाता है। जरा चेक करो, मैं कह रहा हूं यहां पर 35,000 रुपए और यहां पर 38,000 रुपए, और यहां पर चेक करिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप चेक कर लीजिए। बेटे यहां टैक्स कितने का दे रहे हो? 15 का, और वहां टैक्स कितने का दे रहे हो? 12 का। इधर आप 15 का टैक्स दे रहे हैं और इधर आप 12 का टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब आपने रिजर्व ऊपर डेबिट करके उसको खर्चा मान लिया और उस पे टैक्स की छूट मिल गई। वो टैक्स की छूट जो मिल गई वो आउटफ्लो में ऐड करेंगे या लेस करेंगे? बोलो, कैश आउटफ्लो में जमा करेंगे या माइनस करेंगे? बेटे माइनस करेंगे। टैक्स सेविंग से आपकी आउटफ्लो कम होगी, कम होगी, कम होगी, इसलिए माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो बेटे देखो, मैंने अपनी पूरी मेहनत से आपको इस पूरे कंसेप्ट का एक एक वर्ड बताने की कोशिश किया। कैसे बेटे? ये देख लो, एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऐड करेंगे, टैक्स सेविंग ऑन दिस लेस करेंगे। रटना नहीं है मेरे बच्चे, रटना है ही नहीं बेटे। भूपेश आनंद की क्लास में मैंने आपको पूरे लॉजिक्स बताए हैं कि कैश आउटफ्लो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैश से कैलकुलेट करेंगे, और इंक्रीमेंटल आउटफ्लो में ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं इनफ्लो बताने जा रहा हूं। चलिए जी, बेटे आउटफ्लो निकालने के बाद हम जो है कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, बेटे ये स्टेप नंबर 2 है। बेटे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो स्टेप नंबर 2 है, तो मैं लिख रहा हूं जी इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो is equal to incremental operating cash inflows, incremental operating cash inflows plus incremental terminal कैश इनफ्लोस। बेटे ऑपरेटिंग प्लस टर्मिनल दोनों को ऐड करें तो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आती है। अब मैंने बताना है कि ऑपरेटिंग कौन सी होती है। बेटे आप ये बताइए, जो मेरा मेन धंधा है, कैटरीना कैफ का मेन धंधा क्या है? मूवीज में काम करना और हीरोइन बन के पैसे फीस चार्ज करना।
तो मैं कहूंगा कैटरीना कैफ का मेन धंधा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो एज ए हीरोइन बनकर जो पैसे कलेक्ट कर रही है प्रोड्यूसर से। मान लेते हैं कैटरीना कैफ लंदन में उसने एक फ्लैट बनाया था रणबीर और अपने खुद के रहने के लिए। अब रणबीर से बात नहीं बनी तो उसने वो फ्लैट बेच दिया और लंदन में उसको उसका कैपिटल गेन हो गया। तो बेटे ये कैटरीना की ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो नहीं है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो मेन ऑब्जेक्ट से, मेन बिजनेस से जो पैसे आए उसको बेटे ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो बोलते हैं। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो बोलते हैं। मैंने कहा जी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस आर दोज इनफ्लोस, मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस आर दोज कैश इनफ्लोस which are due to operating activities, which are due to operating activities. These cash inflows occur from year one to end of प्रोजेक्ट। आराम से बेटे, आराम से। मुझे पता आपने लिख लिया है बेटे, मैं क्या करूं, मेरे से माना नहीं जा रहा, मेरे से अंदर और बताने का दिल कर रहा है, इसलिए मैं लिख भी रहा हूं कि एक भी चीज ऐसी ना रह जाए जो आपको समझ ना आए। तो बेटे ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस आर दोज इनफ्लोस विच आर ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दीज कैश इनफ्लोस अकर फ्रॉम ईयर वन, शुरू से लेके एंड तक होती है। फिर लिखेंगे बेटे ऑपरेटिंग, लिख लेंगे बेटे कैश इनफ्लोस कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स। बेटे दो मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। मेथड नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। मेथड नंबर टू, फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। मेथड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, मेथड टू फॉर्मूला मेथड। तो बेटे ये कब लगाना है अभी देखेंगे। इन केस सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, number of units sold, variable cost, etc. all are given in the question। आराम से बेटे, all are given in the question, सारे के सारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। then we can prepare profit and loss account, hence incremental operating cash inflows should be calculated, by profit and loss account method। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट। बेटा ये क्लास पूरी अटेंड करनी चाहिए, आपको बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसलिए ये क्लास मैं लंबी ले रहा हूँ जिससे कि सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में, और एक ही क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन बेटे पूरी क्लास करनी चाहिए। फॉलोइंग इज द, अगर आप ब्रेक करके अटेंड करेंगे तो समझ कम आएगा। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग or for preparing
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आराम से बेटे, तो मैं यहां पे चल रहा हूं, ओल्ड न्यू यहां लिख देंगे बेटे नंबर ऑफ यूनिट्स, एक ओल्ड में कितने, न्यू में कितने, सेल्स इन रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, बेटे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बेटे टैक्स, बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और बेटे लास्ट में ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। और फिर दोनों का डिफरेंस मान लेते हैं। ओल्ड में 1,00,000 रुपए की ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आई और यहाँ 1,50,000 की आई न्यू में, तो बेटे दोनों का डिफरेंस कितना, 50,000 रुपए। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो 50,000। मैंने कहा मुश्किल है ही नहीं। फॉर्मूला मेथड बाद में बताएंगे बेटे। अब मैं लिख रहा हूं इंक्रीमेंटल टर्मिनल, बस बेटे लास्ट पॉइंट बताकर फिर मैं शुरू करूंगा। इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लोस इज इक्वल टू टर्मिनल कैश इनफ्लो ड्यू टू न्यू एसेट माइनस टर्मिनल कैश इनफ्लो ड्यू टू ओल्ड एसेट। लिख लीजिए अभी, those inflows, those cash inflows which only occur at the end of project, which only occur at the end of the project, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, आर नेम्ड एज टर्मिनल कैश इनफ्लोस। अभी समझाऊंगा। दीज इनफ्लोस, दीज टर्मिनल कैश इनफ्लोस, दीज टर्मिनल कैश इनफ्लोस can be due to two reasons। आराम से बैठे। रीजन वन ड्यू टू रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, और बेटे रीजन 2 ड्यू टू scrap value realized on sale of asset at the end of project। और यहां लिखना बेटे सब्जेक्ट टू, जान के लाल रंग से लिख रहा हूं, सब्जेक्ट टू STCG STCL। आराम से बैठे। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि कभी आप मेट्रो से गए हैं पटेल नगर वाले रूट से वैशाली तक? बेटे मैं लास्ट वीक गया और वैशाली में जाकर ट्रेन रुक गई और वहां पर अचानक एक कैसेट शुरू हो गई कि ये ट्रेन
का आखिरी स्टेशन है, ये टर्मिनल पॉइंट है। आप कृपया करके उतर जाएं, जो अपने साथ लाए हैं बम बम वो भी ले जाएं। मैंने बाकी चीजों में तो ध्यान नहीं दिया बेटे, मुझे बार बार एक चीज दिमाग में आई, ये मैडम बार बार कह रही है ये टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनेशन पॉइंट है। बेटे आप ये बताओ, आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया 10 साल का, तो बेटे 10वें साल तो टर्मिनल पॉइंट होगा। अब प्रोजेक्ट आगे नहीं चलेगा, खत्म। तो बेटे जब जो प्रोजेक्ट खत्म ही हो जाएगा, तो बेटे उसमें जो पैसे हमने लगाए हुए थे वर्किंग कैपिटल के, अब दोबारा तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेटे उसको हम कहते हैं रिकवरी, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटे छोले भटूरे वाले ने अब सोच लिया कि मैंने अब कल से भटूरे नहीं बनाने, बहुत हो गया, पूरी जिंदगी मैंने भटूरे बना दिए। तो बेटे जो उसके रोज पैसे मैदे में, छोले में, अचार में, प्याज में, चटनी में लगते थे, अब नहीं लगेंगे, तो वो पैसे उसके रिकवर हो गए। तो बेटे टर्मिनल कैश इनफ्लो में एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में एक तो सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो पैसे आपने पहले लगाए थे उसकी रिकवरी हो जाती है। और दूसरा बेटे, दूसरा जो रीजन होता है बेटे, जो स्क्रैप वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू एसेट की, स्क्रैप वैल्यू एसेट की, जो एसेट आपने शुरू से लगाया होता है, वो बेटे घिस घिस के 10वें साल तो खत्म ही हो चुका होता है। तो जो भी पैसे कबाड़ी वाला देगा उसको बोलते हैं बेटे स्क्रैप वैल्यू। तो इसका मतलब टर्मिनल कैश इनफ्लो दो ही रीजन से होती है, एक वर्किंग कैपिटल, एक स्क्रैप वैल्यू, और तीसरा कोई कारण है ही नहीं। तो बेटे मैं क्या करूंगा, दोनों मशीन्स की टर्मिनल निकाल लूंगा, दोनों की टर्मिनल निकाल लूंगा। रीजन 1 ड्यू टू रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, रीजन 2 ड्यू टू स्क्रैप वैल्यू, ड्यू टू स्क्रैप वैल्यू। बेटे मैं दोनों की निकाल लूंगा और फिर डिफरेंस देख लूंगा आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, डिफरेंस देख लूंगा बस। बेटे लास्ट स्टेप रह गया, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और छुट्टी। बेटे स्टेप नंबर 3 स्टेटमेंट। अब बेटे क्या है स्टेप नंबर 3 क्यों कर रहे हैं, सोचिए। आपने इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो निकाल दिया T0 में। मान लेते हैं ये प्रोजेक्ट 5 इयर्स का था, तो आपने यहां पर इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकाल ली, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकाल ली। लो बेटे ये निकाल ली, ये निकाल ली। अब बेटे यहां पर इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो होगी 5th ईयर में, टर्मिनल एक ही बार होगी, ऑपरेटिंग बार बार होगी, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो भी पहली बार होगी। तो बेटे इन सभी का आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बेटे, आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। तो बेटे स्टेप 3 बेटे स्टेप 3 आओ बेटे स्टेप 3 करें और लिख रहे हैं स्टेप 3 स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ incremental net present value, year, incremental cash flow, present value factor और बेटे present value। लो बेटा 0, बेटे 0 पीरियड में क्या होगा, आउटफ्लो। लो बेटे present value of incremental cash outflow। दूसरा बेटे एक से मान लेते हैं 5 साल का लाइफ था और आपकी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो सेम है, सभी ईयर्स में सेम है,
अगर बेटे इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो सेम है तो मैं मैथमेटिक्स का रूल लगाऊंगा, अभी समझाऊंगा। मैं एक ही साथ लिख सकता हूँ 1 से 5 ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, और यहाँ पर लिखूंगा एन्युटी फैक्टर, अभी बताऊंगा क्या होता है। और इसको बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस। और बेटे 5th ईयर में इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो, और यहाँ लिखेंगे बेटे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 5th ईयर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो, ये टोटल कर देंगे। इसको कह रहे हैं टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस। टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस। बस बेटे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ लिखूं इंक्रीमेंटल एनपीवी इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस माइनस टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रिप्लेस द मशीनरी। नाउ अभी कर दो। अगर नेगेटिव आ गया तो रिजेक्ट द न्यू एसेट, और अगर 0 आ गया तो बेटे नॉन फाइनेंशियल कंडीशंस। लिख लें आप। बेटे मैंने वैसे एक अलग से रिकॉर्डिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूट्यूब में डाला हुआ है, मैं आपको एक केस स्टडी कराना चाहता हूं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। मैं कहता हूं कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी आउटफ्लो 1 लाख रुपए की है और 5 साल का प्रोजेक्ट है, और 5 सालों में लगातार 30,000 रुपए की कैश इनफ्लो है। ये सब पहले से ही निकाल दी है। 30,000 रुपीज की कैश इनफ्लो है और डिस्काउंटिंग रेट 10% का है, और मुझे निकालना है एनपीवी। तो बेटे इसको मैं 2 तरीकों से निकाल सकता हूं। मेथड 1 डोंकी मेथड, मैं इसको बेटे डोंकी मेथड बोलता हूं, मेथड 1 को। और बेटे मेथड 2 को मैं इंटेलिजेंट मेथड मानता हूं। वैसे मैं इनके नाम देने वाला हूं, इसको बोलेंगे एन्युटी मेथड और इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेथड। तो जरा देखिए जी, मेथड 1 में मैं क्या कर रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एज पर डोंकी मेथड, ईयर, कैश फ्लो, present value factor and present values 0, 1, 2, 3, 4, 5। 1 लाख रुपए की बेटे आउटफ्लो है, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। बेटे 10% का रेट है, कैलकुलेटर आपके हाथ में, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 बेटे 0.9090 इक्वल टू 0.8264 इक्वल टू 0.7513 इक्वल टू 0.6830 इक्वल टू 0.6209। आराम से बेटे अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30,000 इंटू 0.9090 मेमोरी प्लस
27,270, 30,000 इंटू 0.8264 मेमोरी प्लस 24,792, 30,000 इंटू 0.7513 मेमोरी प्लस 22,539, 30,000 इंटू 0.6830 मेमोरी प्लस 20,490, 30,000 इंटू 0.6209 18,627। अब बेटे मेमोरी रिकोलेक्ट कर लें तो ये फिगर आ रही है 1,13,718। बेटे ये तो हुआ डोंकी मेथड, बहुत टाइम लगाया। अब मैं क्या करूंगा, अगर इक्वल कैश इनफ्लोज हैं तो मैं इंटेलिजेंट मेथड यूज करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एज पर इंटेलिजेंट मेथड और एन्युटी मेथड। बेटे मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी फैक्टर, और लास्ट में है बेटे प्रेजेंट वैल्यू 0 लो बेटे 1 to 5। बेटे मैं अब क्या करूंगा, अगर इक्वल कैश इनफ्लोज होंगी तो मैं 1 से 5 एक साथ लिख दूंगा, और यहां पर मैं एन्युटी फैक्टर लिखूंगा। ये वैसे मैंने डिटेल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के यूट्यूब की वीडियो में समझाया हुआ है, फिर भी बता रहा हूं कि अब आप जाएंगे देखेंगे, इससे अच्छा यहीं पे देख लें। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ग्रैंड टोटल करके दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 ग्रैंड टोटल ये आ गया जी 3.790। बेटे ये सभी का टोटल ही कर दिया, ये सभी का टोटल ही कर दिया। ये देखिए अगर मैं इन सभी का टोटल करूं तो बेटा यही आ रहा है। तो अगर कैश इनफ्लो सेम हो, इक्वल हो, तो आप इंटेलिजेंट शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं एन्युटी मेथड। तो बेटे आप चेक करो, मैं अगर इसको ऐसे करूं तो 1 सेकंड में मेरे सामने आंसर आ जाएगा, और वही आएगा 1,13,723। यही था बेटे, देख लो। लो बेटे, बेटे समझ आया? बेटे ये जो मेथड अभी किया है इसको बोलते हैं एन्युटी मेथड, इसको बोलते हैं एन्युटी मेथड। बस बेटे आज मैंने जो बताना था रिप्लेसमेंट का, इसका फायदा आपको आने वाले जीवन में बहुत होगा, क्योंकि मैंने रियल लाइफ की बातें बताई है। एक क्वेश्चन करेंगे हम छोटा सा, और उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 9। बस बेटे आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और बस आज की क्लास यहीं पे फिनिश हो जाएगी मेरे बेटे। 9 करेंगे बस।